Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिसने हिस्ट्री के लिए कमेंट किया है कि पहले मैं हिस्ट्री पढ़ती थी तो सो जाती थी, अब पूरी पूरी रात आपकी क्लास देख लेती हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे भी हिस्ट्री इतनी ही पसंद है, सीरियसली बताऊँ, क्योंकि मैंने 2013 से लेकर 18 तक एसएससी बैचेज में भर के हिस्ट्री पढ़ाई है, तो मुझे भी बहुत पसंद है हिस्ट्री. हाँ चलो, अपना मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है. रात 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट है जिसमें रैंडम रहेंगे हिंदी और इंग्लिश के. कभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा तो कभी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट रहेगा. तो आज हम डिस्कस करते, कल फर्स्ट 2 डेज हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, लास्ट 3 डेज इंग्लिश का. इंग्लिश ज्यादा बच्चों की डिमांड है इसलिए. सो आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं. आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो कुछ PYQs लिए हैं, लाइक जैसे HSSC वगैरह में आए हुए हैं, कुछ स्टेट में आए हुए हैं, अब कुछ SSC में आए हुए हैं. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. मैं जो भी क्वेश्चन सीरीज आपको करवाती हूँ, एक तो हमेशा वो PYQs होते हैं, ठीक है. मतलब एक तो होते हैं सिंपल क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर्स. तो वो किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर होते हैं सबसे पहले, और सबसे खास बात तो ये है, ठीक है. दूसरी चीज जो वो है आपका कि आपका क्वेश्चन आता है मैम ये किस एग्जाम के लिए होते हैं, तो ये सब एग्जाम के लिए, जहां इंग्लिश आएगी सबके लिए है. साथ में TCT PCT इंग्लिश वालों के लिए तो स्पेशल है हर कॉन्सेप्ट. तो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, आइदर कमला और नोर गिरिजा फॉरगेट टू टेक द पर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइदर कमला और गिरिजा फॉरगेट टू टेक डैश पर्स. अब यहां पर एक रूल है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है. हाँ, हैव वाले बच्चों को लग रहा होगा मैम आपने टेंस बोला था, तो कोई बात नहीं, कल एक बार टेंस आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद कल टेंस की ही प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी. मुझे ये था कि एक टॉपिक अनकंप्लीट है तो उसकी प्रैक्टिस आज नहीं करवाती. तो मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा मैम आपने कहा था बैच में कि टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो कल करवाऊंगी, ठीक है. कल आपका टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद आज रैंडम कर लो. हाँ देखिएगा, आइदर कमला और गिरजा, तो आपको पता है आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नोर का जो रूल होता है, सिंटेक्स वाला जो चैप्टर होता है, तो जब भी आइदर नाइदर, आइदर और, नाइदर नोर ये वाले पेयर होते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो वो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो कंसीडर किया जाता है, और सेकंड को ही हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, और उसी के हिसाब से हम अगला जो फिलअप होता है उसको हम भरते हैं, ठीक है. तो आइदर कमला नोर गिरजा, तो आइदर कमला ना तो गिरजा को देख के हमने यहां पर भरना है. तो आइदर कमला और नोर गिरजा, और गिरजा फॉरगेट टू टेक हर पर्स, तो क्या आएगा भाई, हर आएगा. वैसे भी देयर तब आता जब वहां पर कुछ प्लूरल फॉर्मेट होता, तब आता. हर्स तो तब आता जब आप अपने ही केस में कुछ पॉजेसिव फॉर्मेट में कुछ यूज कर रहे हो, तब होता है, ठीक है. थैंक यू शालू. और देम तो आपको पता है जब प्लूरल फॉर्मेट होता है दे का, तो वो जो ऑब्जेक्टिव केस में तब हम उसको देम बनाते हैं. तो यहां पर सीधा सीधा सा बात है, यहां पर क्या है, हर हो गया. नेक्स्ट है डैश एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन. तो यहां पर कुछ प्रोनाउंस यूज हुए हैं. यहां पर रूल समझना, जब हम प्रोनाउंस को सिंपल फॉर्मेट में, आपको ये तो सबको पता होगा, फिर भी मैं बताऊंगी. एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन. पता होगा, सर्वनाम में पढ़ा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है. तो जब भी हम किसी तरीके से कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, कोई भी बात को प्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई बात को हम प्रेजेंट करते हैं, तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को यूज करते हैं, ठीक है. हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड पर्सन के बाद हम थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में हम, एक सेकंड, सेकंड के बाद हम थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम प्रोनाउन को करते हैं. लेकिन यही बात यदि नेगेटिव सेंस में हो, मैं एक सिंपल से लॉजिक से आपको समझाऊंगी, कभी मत भूलना. कोई अच्छी बात है, मान लो कोई अच्छा काम किया तो आप क्रेडिट मत लो. आपके 2 फ्रेंड्स हैं तो आपको यार तू और तू ही खास है, बस मैं तो तुम सबसे पीछे हूं, ठीक है. तो अच्छे काम में आप पीछे हो जाओगे, सेकंड वाले पर्सन को आगे करोगे, थर्ड वाले को उसके बाद करोगे, और आप सबसे लास्ट में हो जाओगे. लेकिन कुछ गलती की है, तो गलती की है रे बाबा, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फिर आगे तुम होगे, ठीक है. तो कोई नेगेटिव सेंस होगी तो नेगेटिव सेंस में आप सबसे पहले होंगे, फिर आपका फ्रेंड मतलब आपका सेकंड पर्सन होगा, और फिर थर्ड पर्सन होगा, ठीक है. तो ये चीज क्या है आपको याद रखना है. तो 2 3 1, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है. यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं
इट वॉज डैश होम यू मेट लास्ट नाइट, इट वॉज डैश, हाँ तो वहां पर मैं उत्तर तो देना ही भूल गई, सॉरी, तो यू, ही एंड आई, तो आंसर आ जाएगा भाई 1, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1, यू, ही एंड आई, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज डैश होम यू मेट लास्ट नाइट, इट वॉज डैश होम यू मेट लास्ट नाइट। इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलत करेंगे। देखो, इट वॉज डैश वो मैं था जिससे तुम क्या है लास्ट नाइट मिले थे, तो इट वॉज आई whom you met last night, तो आसान सा था, it was I, it was me मत कर देना, क्योंकि me तब होता जब अपने ही केस में हम उस चीज को यूज करते हैं, तो it was I whom you met last night, तो यहां पर I रहेगा ऑप्शन, me नहीं रहेगा ऑप्शन, ठीक है। it was me whom you last, वो मैं था जिससे तुम, मतलब ध्यान से सुनो, जब मैं अपनी बात को अपने लिए ही यूज करती हूं तब मी आता, मैं तो किसी दूसरे से बोल रही हूं कि भाई वो मैं था जिससे तू मिला था, ठीक है, तो यहां पर आई इज मोस्ट सुटेबल, तो आई रहेगा आंसर। नेक्स्ट जो है वो विलियम शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और आई थिंक ये फेमस है, सबको पता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होता। और ये आजकल के बालक हैं, जहां चमक देखी वहीं फिदा हो जाते हैं, जहां ये देखा यार ये तो मैडम ब्लैक एंड व्हाइट सी पढ़ा रही है यार, इसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट होगी, छोड़ो यार, भागो यहाँ से, और जो सुंदर सुंदर काली, हरी, पीली, गुलाबी पीपीटीज चल रही होंगी, तुम वहां भाग जाते हो, मेरे से नहीं बनती भाई, और ना ही मेरे पास कोई बंदा है, मैं तो सर्वे खुद ही हूँ, अपनी एकेडमी की सारे काम खुद करती हूँ। तो ऑल ग्लिटर्स, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हो सकती है सोना, मैं ये नहीं कह रही भाई हर आदमी बेस्ट होता है, हर आदमी अपना बेस्ट करता है, बट मैं जनरल बता रही हूँ, कुछ फीकी चीजें भी गोल्ड हो सकती है, बट यहाँ पे तो आपको पता है ऑल दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट भी कभी कभी सोना हो सकता है, ठीक है, सोना नहीं तो तांबा होगा। नेक्स्ट है, द ज्यूरी एग्रीड इन डैश ओपिनियन, तो आपको पता होगा जो ज्यूरी होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, ज्यूरी क्या होता है भाई, कोलेक्टिव नाउन होता है, कोलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा जो होती है तो कोलेक्टिव नाउन होता है, कोलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं, ठीक है। द ज्यूरी एग्रीड इन, तो यहां पर देयर डिसीजन, मतलब द ज्यूरी एग्रीड, तो एग्रीड है अपने डिसीजन पे, तो ठीक है, द ज्यूरी एग्रीड इट्स, क्योंकि ये क्या है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। देखो, देयर डिसीजन तो हम तब लगाते जब हम इसको प्लूरल के अंदर यूज करते, तो हम इसको प्लूरल में यही तो देखना है अंजू, देयर नहीं लगाएंगे क्योंकि ज्यूरी कोलेक्टिव नाउन होता है, कोलेक्टिव नाउन सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता है, ठीक है, तो देयर जो यूज कर रहे हैं सभी गलत कर रहे हैं, तो देयर तो प्लूरल है, ये यूज नहीं करेंगे। हीज और हर तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक बंदे की तो बात ही नहीं चल रही है, ठीक है, ये तो पूरी कलेक्शन की बात चल रही है, कोलेक्टिव नाउन की बात चल रही है, तो मतलब तो कोलेक्टिव नाउन सिंगुलर में यूज किया जाता है, सिंगुलर में एस और ईएस यूज किया जाता है, तो यहां पर आपका आंसर रहेगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, रुचि इज द गर्ल डैश बुक इज विद मी, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करने की पूरी मुझे संभावना है। देखो, रुचि इज द गर्ल, हाँ इसको तो खैर सही करोगे, गलत क्यों करोगे, रुचि वो लड़की है, वैसे भी तुम समझ लो रुचि वो लड़की है जिसकी पुस्तक मेरे पास है, तो जिसकी, जिसका, जिसके, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है भाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुज के अंदर यूज होते हैं, जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी, तो हुज इसके अंदर जो है क्या होगा, यूज होएगा, तो रुचि इज द गर्ल हुज बुक विद मी, तो रुचि वो लड़की है जिसकी पुस्तक मेरे पास है, यस मनीषा बिल्कुल ठीक है, तो आंसर रहेगा भाई यहां पर हुज, ठीक है, शाबाश, तो आंसर रहेगा हुज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक दिन एक छोटी सी क्लास लूंगी जिसमें मैं तुम्हें हु, हुम, हुज और इन सब का डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैव यू एंड शीला नोन डैश, कितने लंबे टाइम से तुम और शीला एक दूसरे को जान रही हो, ठीक है, ओके, हाउ लॉन्ग यू हैव यू एंड शीला नोन, कि भाई तुम और शीला कितने लंबे समय से मुझे जानते हो, तो आपको बताना है, तो यहां पर देखो तुम्हारी और शीला की बात चल रही है, तुम्हारी और किसकी बात चल रही है, शीला की बात, ठीक है, शीला वो वाले गाने वाली शीला नहीं है, ठीक है, काम वाली बाई शीला, तुम्हारी और शीला की बात चल रही है, तो तुम और शीला कितने, मतलब तो ध्यान रखना जब दो के बीच बात होती है
तो हमेशा क्या आता है, हमेशा ईच अदर आता है, ठीक है। जब दो के बीच बात होती है तो ईच अदर आता है, जब दो से ज्यादा के बीच बात होती है तो वन अनदर आता है। अब भी आप बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, वन अनदर होता है जब ज्यादा हो, जब दो होता है तो हमेशा ईच अदर आता है, ध्यान रखना। तो आंसर यहां पर आपका रहने वाला है क्या, ईच अदर, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका, ईच अदर, यस, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, यहां पर स्पीडली बहुत सारे बच्चे आंसर गलत करेंगे, पूरी पूरी संभावना है। फटाफट बता दो 9 का आंसर तुम क्या दोगे, फिर मैं बताती हूं, ठीक है। द मोर यू रीड दिस बुक, सभ्य नहीं लगते ये ऐसे शीला की डैश डैश बोलना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक डैश, डैट बुक, इट या दिस बुक, फटाफट बता दो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम फ्लो में पढ़ते हैं बहुत बार, और फ्लो में जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को करते हैं गलत। फटाफट बताओ तुम क्या आंसर भरोगे। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक, जितना तुम इस पुस्तक को पढ़ते रहोगे उतना तुम्हें इस पुस्तक, हाँ यस बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आप देखना है द मोर यू रीड दिस बुक, जितना तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, ये प्रोनाउन है। द मोर यू विल लाइक, तो कई बार हम फ्लो में भर देते हैं द मोर यू विल लाइक दिस बुक, तो ध्यान रखना प्रोनाउन का यूज ही, जैसे देखो अभी दीपिका शर्मा ने लिख दिया ना, अभी बहुतों लिख दिया ना, बहुतों ने डी ऑप्शन भी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम पेपर में फ्लो में लिखते हैं। देखो कोई दिस बुक लिख रहा है, कोई डैट बुक लिख रहा है, अरे प्रोनाउन को रिपीट नहीं किया जाता। प्रोनाउन की वैल्यू ही क्या है, जब बार बार आप उस प्रोनाउन को ही यूज करते रहेंगे। कभी भी आपने सेंटेंस में देखा दिस बुक दिस बुक दिस बुक, उसको रिप्लेस करने के लिए दिस बुक, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए दिस बुक को रिप्लेस कौन करेगा, इट करेगा, है। नाउन को रिप्लेस करने में प्रोनाउन यूज होता है ना। तो द मोर यू रीड दिस बुक, जितना तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे द मोर यू विल लाइक दिस बुक, तो वो तो गलत हो जाएगा। संज्ञा को बार बार थोड़ी ना प्रयोग करना है, संज्ञा के बार बार प्रयोग से हटाने के लिए तो सर्वनाम यूज हुआ है, तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए तो प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहां पर आंसर आएगा भाई इट, ठीक है, यहां पर आंसर आएगा इट, हाँ। नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड डैश ही इज रग, बिटवीन यू एंड डैश, अब ध्यान से देखिएगा, समझ ही गए होगे आप। बिटवीन यू एंड डैश ही इज रॉग, रग होता है मतलब एक तरह से ठग होता है, ठीक है। तो बिटवीन यू एंड, आप प्रोनाउन ही देख लो, बिटवीन यू एंड डैश, अब ये ही के लिए यूज होगा ना, तो उसके और तुम्हारे बीच वो वाला बंदा क्या है, ठग है। तो ही ठग है, तो ही के लिए क्या आ सकता है, ही के लिए कभी आई आता है, नहीं आता। ही के लिए कभी माइन आता है, नहीं आता। ही के लिए आवर्स आता है, नहीं आता। तो बिटवीन यू एंड हिम, तुम्हारे और इसके बीच वो वाला बंदा क्या है, बुरा है। तो आंसर आ गया क्या भाई, हिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, डैश ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट, डैश ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट, आपको बताना है डैश ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। तो देखो नाइदर ऑफ, तो नाइदर नोर 3 के लिए थोड़ी ना आता है, 2 के लिए आता है, तो इसका मतलब नाइदर तो हो ही नहीं सकता, आइदर भी नहीं हो सकता। नो ऑफ कभी पढ़ा है, तो नो ऑफ तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या बन गया भाई, नन ऑफ, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ हो गया। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया है that one should respect the religions of others as much as dash on। गांधी जी की फिलोसफी सही में बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली गांधी जी की फिलोसफी सही लगती है कि भाई जो तुम सम्मान चाहते हो तो तुम्हें दूसरों का भी वो सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों का रेस्पेक्ट नहीं करते और आगे से चाहते हैं उन्हें रेस्पेक्ट मिले, तो वो गलत है ना। तो दूसरों का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर रिलीजन का रेस्पेक्ट आपको करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, गांधी जी टॉट दैट वन शुड रेस्पेक्ट हिजन, मतलब द रिलीजन ऑफ अदर एज मच वंस, जितना वो अपना करता है। ये 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट टेस्टेड में, पीजीटी में, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है, हाँ। तो आंसर क्या रहेगा, वंस। नेक्स्ट है, ही इज द फ्रेंड दैट आई ट्रस्ट मोस्ट, ही इज द फ्रेंड, वो मित्र है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं भाई, विश्वास करता हूं। तो ही इज द फ्रेंड,
ये वो मित्र है डैश आई ट्रस्ट द मोस्ट, जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं भाई, भरोसा करता हूं। तो ही इज द फ्रेंड दैट आई ट्रस्ट द मोस्ट, तो जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं, भरोसा करता हूं। तो सीधा ये तो आसान है, होम, ठीक है, होम आई ट्रस्ट मोस्ट, जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं भाई, विश्वास करता हूं। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा बी, ठीक है, आपका आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट है, Which of these sentence doesn't contain adverb? आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर एडवर्ब नहीं आया है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ब को डिफाइन करते हैं। तो वर्ब को डिफाइन करने वाले, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले क्या कहलाते हैं भाई, एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है विच ऑफ दी सेंटेंस डजंट कंटेन एन एडवर्ब, तो कौन सा सेंटेंस है जो एडवर्ब को कंटेन नहीं करके रखता है। तो वी आर ट्रेवलिंग टुमारो, हम कल ट्रेवल करेंगे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इट्स अ क्लियर विजिबल टू यू, क्योंकि ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग होता है एक एक्शन, और एक्शन को रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब वर्ब को रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। वेलकम पूनम, तो वर्ब को रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, टुमारो आंसर रहेगा। तो मतलब ये एडवर्ब हो गया, सीधी बात है। वी वॉक्ड क्विकली, हम फटाफट चल रहे हैं, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। वी वॉक्ड क्विकली, कि हम क्विकली वॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एडवर्ब ऑफ क्या है भाई, मैनर है, तो ये भी आपका एडवर्ब है। आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज, मैंने एक शूज खरीदा, मैंने एक जूता खरीदा, यहां से कौन सा एडवर्ब है, कोई एडवर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। ही ड्रेस स्मार्टली फॉर द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू के लिए अपने आप को क्या किया, स्मार्टली ड्रेसअप किया। तो उसने अपने आप को इंटरव्यू के लिए क्या किया भाई, स्मार्टली ड्रेसअप किया। तो स्मार्टली ड्रेसअप करना, ये भी वर्ब को क्वालिफाइड कर रखा है। तो सीधी सी बात है, ये तीनों ही क्या है, एडवर्ब्स हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब। तो आंसर रहेगा आपका सी, आंसर रहेगा सी, यस, शाबाश। ग्रुप डी, ग्रुप सी में भी बहुत इंग्लिश आ रही है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं सोचो कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, चंडीगढ़ पीआरटी, सब टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो इनमें से ट्रू है। एन एडवर्ब कैन गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, जो एडवर्ब होता है तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। नहीं रावण, एडवर्ब, तुमने अपना नाम रावण क्यों रखा हुआ है रे, तुझे अपना नाम पसंद नहीं है छोरे, अपना नाम क्यों नहीं रखते तुम, रावण, बता क्या करेगा रावण बन के, राम ही रख लेता है इससे अच्छा, रावण। मतलब अटेंशन सीख करने के लिए ऐसे ऐसे नाम मत रखा करो भाई, क्योंकि देखो भगवान ने तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक बहुत खूबसूरत सा नाम दिया होगा। अरे अपने नाम की पहचान बनाओ यार, दूसरों का नाम लेके स्क्रीन पे क्यों आ रहे हो, हैं, अपना नाम लिखा करो, रावण। देखो, एन एडवर्ब कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, तो एडवर्ब जो है मोर इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, भाई बिल्कुल ठीक देता है। 23 को दोबारा बता दो। अरे 23 में ये पूछा था कि कौन सा एग्जाम्पल एडवर्ब नहीं है, तो एडवर्ब वो होता है बेटा जो वर्ब को क्वालिफाई करे। यदि सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, उसको क्वालिफाई ही नहीं किया जा रहा, तो वो एडवर्ब कहां से हो सकता है, ठीक है। तो आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज, यहां पर मैंने एक जूता खरीदा है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये तीनों क्या है, आपके एडवर्ब है, यहां पर क्वालिफाई किया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको वो बतानी है। एन एडवर्ब कैन गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, बिल्कुल देता है भाई, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की इंफॉर्मेशन तो देता है। एन एडवर्ब कैन गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, नो, एडवर्ब कभी भी नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम हमेशा एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव, हाँ। अरे ऐसा नहीं है, यूं तो मुझे रावण पसंद है, रावण बड़ा विद्वान था, शर्मा था, पंडित था, मुझे रावण पसंद है, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, याद रखना है कि एडवर्ब कभी भी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। एडवर्ब इज अ वर्ब व्हिच क्वालिफाई एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ, ठीक है। एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है, ध्यान रखना आपने, तो यहां पर आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, Which word is a following sentence is an adverb, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस एडवर्ब है, ठीक है। राम प्लेज अ वॉयलिन ब्यूटीफुली, तो यहां तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है कि राम जो है वॉयलिन प्ले करता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से वो वॉयलिन को प्ले कर रहा है। तो भाई ब्यूटीफुली अपने आप में ही ये क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है, सबको पता है, क्योंकि रामा यहां पर क्या है भाई, रामा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, रामा आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है, वॉयलिन आपका ऑब्जेक्ट है,
तो ये क्या हो गया भैया आपका। और प्ले कैसे कर रहा है, ब्यूटीफुली कर रहा है। प्ले एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये शब्द अपने आप में क्या बन गया भाई, एडवर्ब बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वर्ड्स इज एन एडवर्ब। आपको बताना, हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे जहां तक उम्मीद है 2-4 बच्चे गलत करेंगे, फटाफट आंसर दो। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज एन एडवर्ब, आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द एडवर्ब है। ठीक है, आपको वो शब्द यहां पर बताना है कि कौन सा शब्द एडवर्ब है। टेबल एक एडवर्ब है, हैवी एक एडवर्ब है, ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है, या फ्रेंडली एक एडवर्ब है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है जिसपे एलवाई आ जाए वही मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, ऐसा दिमाग में एक फितूर सा चढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से आप इनको समझो कि उसने बोला कि टेबल, टेबल एक नाउन है, आपको पता है। ठीक है, हैवी, हैवी होना कोई चीज भारी होना है, तो भारी होना कोई क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, फ्रेंडली, वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, तो वो उसका गुण है, तो ये भी एडजेक्टिव को ही बता रहा है। लेकिन जो ऑलमोस्ट होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि आपने किसी भी काम को कितना कर लिया है, कि आई हैव ऑलमोस्ट मतलब डन दिस, तो ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है लगभग, मतलब आपने किसी काम को कितना कर लिया है। तो जब 8 टाइप के जैसे एडवर्ब आप पढ़ते हो तो 3 टाइप से होता है, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और जो है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब के 8 टाइप होते हैं, तो उन 8 में से ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, सी नेक्स्ट है द मूवी इज रिलीजिंग टुमारो, मूवी कल रिलीज हो रही है। तो आपको बताना है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस तो हेयर देयर, ये वो कोई जगह को बताएगा, वो होगा। ठीक है, हाँ वैसे फ्रेंडली, देखो फ्रेंडली भी वैसे तो मैनर में चला जा सकता है कि, लेकिन आप ये देखो फ्रेंडली को आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, हाँ देखो सेंटेंस के हिसाब से वेरी करेगा। एक मिनट मैं समझाना चाहूंगी पीछे वाले पॉइंट को। फ्रेंडली को भाई आप कह सकते फ्रेंडली भी मैम एडवर्ब में जा रहा है, बट यहां इन सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, फ्रेंडली को कैसे यूज करोगे, ही इज वेरी फ्रेंडली विद मी, हमेशा आप क्या ऐसे ही तो यूज करोगे, ही इज फ्रेंडली विद मी, कि वो मेरे साथ बड़ा फ्रेंडली है। तो यहां पर जो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये एडवर्ब हो सकता है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, हमेशा कभी भी चीजें गलत नहीं करोगे। ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन फ्रेंडली है। अब प्रोनाउन फ्रेंडली है तो ये तो प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रखा है, तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द तो एडजेक्टिव होता है। अब आप कहोगे नहीं मैम मैं ये बोल दूं ही स्पीक फ्रेंडली, तो स्पीक फ्रेंडली कभी नहीं होता, स्पीक सॉफ्टली हो सकता है, स्पीक हार्डली हो सकता है, स्पीक फ्रेंडली कभी नहीं हो सकता। जब ये फ्रेंडली किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा तभी तो ये एडवर्ब बनेगा, अदरवाइज ये एडवर्ब कैसे बन सकता है। ठीक है ना, हाँ चलो नेक्स्ट है द मूवी इज, हाँ द मूवी इज रिलीजिंग टुमारो, मूवी क्या है, कल रिलीज हो रही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और या रिलेटिव एडवर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है टुमारो क्या है, इट्स अ रिप्रेजेंट द टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट्स अ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, प्लेस तो हेयर देयर होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई काम आपने कितनी बार किया है, कोई काम को आप कितनी बार कर रहे हो, 1 इन ए डे, 2 इन ए डे, ट्वाइस, मतलब इस तरीके की जो फ्रीक्वेंसी होता है किसी काम को बार बार करना है, मतलब इस तरीके से ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं, हुज, होम, ये वाले। आई मेट द गर्ल हु रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई मेट द गर्ल हु रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, मैं उस लड़की से मिला जो अस्पताल से आ रही थी। ठीक है, तो वहां पर ये जो होते हैं ना WH वाले, ये रिलेटिव के अंदर होते हैं, WH वाले ही इंटेरोगेटिव होते हैं, WH वाले ही रिलेटिव होते हैं, बट डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसे यूज हुआ है। जब वो रिलेटिव में यूज हो रहे हैं तो वो 2 सेंटेंस के बीच में कनेक्शनिज्म जोड़ते पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन पूछते पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माई टीचर ओफन टेल अस स्टोरी, मेरी टीचर प्राय मुझे स्टोरी सुनाती है। तो रिलेटिव है ये भाई, नहीं भाई ये रिलेटिव एडवर्ब। हाय आज मैंने तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट बोला था, आई एम सो सॉरी। आज है ना टेस्ट रेडी है, ये PDF भी मेरे पास पड़ी है। अरे आज मैं ना वो बुक का चक्कर में ना भूल गई, वो बुक की लॉन्चिंग थी ना, तो मैंने तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट भूल गई। आई प्रोमिस कल सुबह 11 बजे, अभी अनाउंस कर रही हूं मैं, 12 बजे मेरी क्लास है, 11 बजे, कल सुबह 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लूंगी चंडीगढ़ PRT वालों का। 11 बजे नहीं, थोड़ा टाइम का वेट कर दो, क्योंकि 11 बजे मेरा कुछ और प्लान है और कोई क्लास का है। थोड़ी सी शांति रखो, मतलब
दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। कल तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होएगा पक्का, क्योंकि टारगेट मुझे पता काफी दिन से दिया हुआ है और बिल्कुल मेरे ना माइंड से स्किप हो गया। और मुझे बार बार दिमाग में एक चीज आ रही थी कि आज मैंने ना किसी ग्रुप में कुछ कहा था कि आज कुछ करना है, और मतलब मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि आज तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट था। सो चंडीगढ़ पीआरटी वाले डोंट वरी, कल तुम्हारा 100% मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा। बस आज के लिए एक्सक्यूज कर दो, आज वीडियो देख लो, ठीक है। कल मॉडर्न हिस्ट्री का पक्का प्रॉमिस वाला टेस्ट है। तो माई टीचर ऑफन टेल अ स्टोरी, तो मेरा टीचर क्या है, प्राय मुझे स्टोरी सुनाता है। तो रिलेटिव एडवर्ब है। कल रात 9 बजे ही, चलो मैंने अनाउंस कर दिया, सुनो 9 बजे वाले बच्चों को भी कुछ वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, कुछ ट्विस्ट आएगा कहानी में, हिंदी अंग्रेजी से छोड़ के इतिहास भी पढ़ के देख लो, मजा आएगा तुम्हें मेरे साथ। कल 9 बजे, चलो अनाउंस कर दिया भाई मैंने, तुम्हें डाउट ही नहीं रहेगा। कल 9 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है। मैंने कहा मॉडर्न हिस्ट्री, ना मैंने एंशिएंट बोला है ना मैंने मेडिवल बोला है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, क्योंकि मेरे बच्चों को मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट दे रखा है पिछले 10 दिन से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चंडीगढ़ पीआरटीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आएगी। तो कल शाम 9 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है और डन हो गया है, और रात 9 बजे लूंगी ये टेस्ट। और टेस्ट में 50+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50+ क्वेश्चन होंगे। चलो टाइम बता दिया है, फिक्स कर दिया है, और ना हिंदी पढ़ाऊंगी ना अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, और हिस्ट्री का टेस्ट लूंगी, डन। क्योंकि ऐसा ना हो दिन में फिर मेरे इतने सारे काम होता है और तुम्हारा टेस्ट कल रहना नहीं चाहिए, तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अब तो, ठीक है। तो माई टीचर ऑफन टेल अस, यूट्यूब पे ही ले लेंगे टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सारे यूट्यूब वाले बच्चे भी आना और बहुत सारे बच्चे टेस्ट देना कल, ठीक है। नेक्स्ट है माई टीचर ऑफन टेल अ स्टोरी, मेरी टीचर प्राय मुझे क्या करती है भाई, मेरी टीचर प्राय मुझे कहानियां सुनाती है। तो रिलेटिव एडवर्ब है, नहीं है, प्राय है, तो सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी हो गया। मैंने अभी बताया था जो इस टाइप के शब्द होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, नन है, तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट कल करेंगे, आज के लिए बहुत है क्वेश्चंस। विक्ट्री इज यूअर्स, जीत तुम्हारी होगी, इसी क्वेश्चन के साथ हम खत्म करेंगे। तो जब भी आप किसी को एक्सक्लामेटरी वे में विश करते हो कि विक्ट्री तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी, किसी को भी एक्सक्लामेटरी वे में जब आप वो करते हो, तो वहां पर हमेशा क्या आता है, वहां पर हम हमेशा क्या आता है, ब्रेवो आता है, ठीक है, आपको पता है वहां पर हमेशा क्या आता है, ब्रेवो। तो जाओ मैं इसी विश के साथ आज की क्लास खत्म करती हूँ कि जीत हमेशा किसकी होगी भाई, जीत तुम्हारी होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। अभी है ना, तो वो जो टीजीटी पंजाबी वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा रह गया था पॉइंट कि मैम हमें चीज़ें आपने बताई नहीं, टीजीटी पंजाबी वाले, तो 5 मिनट के बाद आ जाओ, मैं टीजीटी पंजाबी का जो सिनेरियो है, पेपर कैसे तैयार करना क्या है, टीजीटी की वैकेंसी है जो पंजाबी, उसके ऊपर बात करूंगी 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो आप 5 मिनट के बाद आ जाओ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कल पढ़ेंगे, कल हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस है, बस मैंने बता दिया मॉडर्न हिस्ट्री के, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। Yes, it's nice. Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. सो फाइनली गाइज, मंडे टू फ्राइडे अपना शायद ये लास्ट वीक है जब हम हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक भिवानी बोर्ड को याद आ जाएगा एस्टेट का एडवर्टाइजमेंट देना, है ना। फिर हम सीडीपी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। तो बस ये मंडे समझ लो हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज के लिए लास्ट है।
इसके बाद हिंदी इंग्लिश के PYQ करवाऊंगी जो ऑफिशियली एसटेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मतलब मंडे से जो भी सीरीज शुरू होगी वो प्रीवियस ईयर्स की शुरू करा करेंगे, ठीक है। चलो, आज जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ग्रुप डी में जो भी ऑफिशियल क्वेश्चंस आए हैं मैम आज तक वो करवा दो। तो आज की क्लास में ग्रुप डी में जो रियल में ग्रुप डी में ही पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैं करवा रही हूँ, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी ये मत सोचा करो कि मैम ने ग्रुप डी बोल दिया तो ग्रुप डी की इंग्लिश है ये। ग्रुप डी की इंग्लिश एस्टेट से तो अच्छी आई हुई है, सीरियसली मैंने पढ़ा आज। तो कहने का मतलब इस पेपर को, तो ग्रुप डी की इंग्लिश एस्टेट से भी अच्छी आ रही है। तो आप ये सोचा करो कि मैडम इंग्लिश पढ़ा रही है, तो जहां भी इंग्लिश आएगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, 8:30 टाइम करने का प्लान मेरा चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक से ही देखेंगे। अभी के लिए इस वीक तो 9 बजे ही रखो, ठीक है। जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो 8:30 कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द ईडियम फ्रेज। कौन सी ईडियम फ्रेज है जिसको बेस्ट एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो आपने बताना है। तो चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? चिकन हार्टेड होता है चूजे वाला दिल, है ना। आपने सुना होगा ना भाई चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का क्या मतलब होता है? चूजे वाला दिल। जो मतलब डरपोक लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? चिकन हार्टेड। कहते हैं ना चूजे सा दिल है तेरा तो, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? चिकन हार्टेड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कंपोज्ड होता है कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी बनाना, डेट इज कंपोज्ड। एंड बॉल्ड, यू नो वेल, बॉल्ड, ही इज अ वेरी बॉल्ड, मतलब समझ रहे हो ना यार, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ, है ना, खुला स्ट्रॉन्ग विचारों वाला। नेक्स्ट है, ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट द प्रीवियस प्रिपरेशन। कोई भी स्पीच है जो आप बिना किसी प्रिपरेशन के देते हैं, मतलब आपने कोई तैयारी नहीं करी और आपको एकदम से कोई कह दे चल यार दे दे स्पीच, तो ऐसी सीरीज, ऐसी स्पीच जिसको आप बिना किसी तैयारी के देते हैं, तो ऐसी स्पीच को क्या कहा जाता है? यूफिज्म कहा जाता है, ओब्यूचरी कहा जाता है, सोलिलोकी कहा जाता है, या एक्सट्रोम्पेर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है एक्सट्रोम्पेर वर्ड यूज होता है, ठीक है। यूफिज्म क्या होता है? जब आप पॉजिटिव, मतलब किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में कहते हो, ठीक है, किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में कहते हो। जैसे कहते हैं ना, किसी को अंधा मत कहो, उसको सूरदास कह दो, ठीक है। तो इस किसी को ये मत कहो ये मर गया, मर गया को पास अवे बोल दो। तो कहने का मतलब पॉजिटिवली जब आप चीजों को डील करते हैं तो इस चीज के लिए वर्ड यूज होता है यूफिज्म, ठीक है, वर्ड यूज होता है यूफिज्म। सोलिलोकी होता है जब आप खुद से ही बोलते रहते हैं, डेट इज कॉल्ड सोलिलोकी। एंड ऑर्बिचरी होता है जैसे कि किसी की डेथ वेथ हो जाती है तो उसके बाद जो वर्ड्स वगैरह लिख देते हैं। एक तो एपिडेफ होता है, एक ये मतलब शव वाला टाइप का जो स्थान होता है जहां पर कुछ क्रियाएं वगैरह होती हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑर्बिचरी, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट है 4 words are given out of the one is correctly spelled। एक शब्द है out of which only one word is incorrectly spelled, choose the incorrectly spelled। मतलब इनकरेक्टली, आपको 3 वर्ड्स यहाँ पर करेक्ट मेंशन है। एक शब्द है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, तो आपको जो गलत स्पेलिंग वाला शब्द है उसको चेकआउट करना है, ठीक है। तो अब नॉर्मेलिटी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, अपेसमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एसेंचुएट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्विटेंस, आपको पता है जो एक्विटेंस की स्पेलिंग होती है ACQUA IN, NIN नहीं होती, INTANCE होती है। ACQUA INTANCE, तो यहाँ पर N गलत है और A गलत है। ACQUA INTANCE, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एक्विटेंस, ठीक है। तो एक्विटेंस इज रॉन्ग, तो ये क्या है भाई? गलत है। तो ये क्या है? गलत मैच है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर द ईच क्वेश्चंस, चूज द अल्टरनेटिव आउट द 4। तो आपको सही अल्टरनेटिव को यहां पर चूज करना है, बताना है कि कौन सा सही अल्टरनेटिव है। डैश द रेन स्टॉप्ड, द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने हाँ, जिन्होंने ये कल मैराथन देखी थी दूसरे चैनल पर, हाँ मैंने सर के चैनल पर दी थी, तो शायद उनके लिए क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन मैंने यहाँ तो नहीं पढ़ाई थी ना अचीवर्स पे, तो मैं अचीवर्स वाले स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकती हूँ। तो मैं आज वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मैंने कल करवाए थे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, देख लो तुम्हें कल के कितने याद है, तो तुम्हें हेल्प ही करेगी ये क्लास, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं करवाई थी तो मैं अपने चैनल पे तो जरूर करवाऊंगी। ये मेरा पहला
प्रथम कर्तव्य है। वो तो सर ने मुझे कहा मैम ग्रुप डी के बच्चों की हेल्प हो जाएगी, आप थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा दो, तो ये क्वेश्चन ही मैंने पढ़ाए थे, यही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मेरे को कहने आया बेटा तू पानी की बोतल ले आना, मम्मी ले जा रसोई में से, चल जा गेट बंद करके जा जा। आप देखिएगा, डैश द रेन स्टॉप्ड द कॉन्सर्ट हैड बीन सस्पेंडेड। तो आपको बताए यदि बारिश मतलब स्टॉप नहीं हुई तो जो कॉन्सर्ट है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, मतलब आपका जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है बारिश रुकेगी भाई किसी टाइम पर, तो ये कोई कंडीशन तो है नहीं, तो कंडीशन है, लेकिन आपको ध्यान रखना वो मेरा चैनल नहीं था, वो हरियाणा के किसी टीचर दिवान सर का चैनल था, उनके चैनल पे दी थी। मेरा एक ही चैनल है अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, और मेरा दूसरा चैनल है निशा शर्मा लाइफस्टाइल, जो मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है। हाँ देखिएगा, डैश द रेन स्टॉप्ड द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। तो जैसे बारिश स्टॉप होगी तो भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होगी ना, तो पर्टिकुलर टाइम पे ही होगी, तो वहां पर जो वर्ड आएगा डेट इज अंटिल। जब भी आपको टाइम को लेके कोई कंडीशन आती है, तो उसके लिए हम अंटिल यूज करते हैं, और कोई कंडीशन शर्त को लेके आती है, भाई जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे जब तक तुम पास नहीं होगे, ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो जब तक आप पास नहीं होगे, तो कहने का मतलब अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है ना। तो जब भी कोई शर्त सूचक आ जाता है, कहने का मतलब जिसमें कोई शर्त आ जाती है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो वहां पर अनलेस लगाते हैं, ध्यान रखना। और जब भी कोई टाइम आ जाता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, अंटिल लगाते हैं। हाँ ठीक है प्रीति, गुड। नेक्स्ट देखिए, द एलिफेंट स्टैम्प्ड। आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इंग्लिश वालों को तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और जो भी इंग्लिश जहां भी आएगी चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए। द एलिफेंट स्टैम्प्ड एंड टोर द स्ट्रीट। एलिफेंट आगे बढ़ा एंड, यार लाइट आज बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, एक मिनट, एसी बंद कर दिया मैंने। अब देखिएगा, द एलिफेंट स्टैम्प्ड एंड टोर दैट द स्ट्रीट। तो देखिए कोई भी चीज जब होती है ना, कहते हैं ना किसी के पैर रखने से तहस नहस हो जाता है, ठीक है, किसी के पैर रखने से कोई चीज तहस नहस हो जाती है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है, मेक श्योर याद रखना, द वर्ड इज टोर डाउन, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है, तो वर्ड क्या यूज होता है भाई, टोर डाउन, ठीक है। तो जैसे कहीं हाथी ने पैर रखा और चीजें क्या हो गई भाई, तहस नहस, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोर डाउन, ठीक है। हाँ, कल वाली क्लास में यही क्वेश्चंस थे। कल वाली क्लास में एक तो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूं, तभी मैंने यहां पर नहीं चलाई वो क्लास, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने तुम्हें पिछले वीक जो इंग्लिश के क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन लिए थे शुरू में, जो इससे पहली वाली इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज है ना ग्रुप डी की, जो मैंने करवाई थी, एक तो वो क्वेश्चन थे और एक ये क्वेश्चन है आज। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए थे और ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के अपने चैनल पर नहीं चलाई थी, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें स्पेशली पढ़ाना चाहती थी। द एलिफेंट स्टैम्प्ड एंड टोर डाउन, तो यहां पर आंसर क्या होएगा भाई, टोर डाउन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, मैं सोच रही हूँ कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूं। स्पीड ओके लग रही है ना, पहले बताओ मुझे, मैं तो भूल ही गई, मुझे लग रहा है जैसे स्पीड में चल रहे हैं ज्यादा। फटाफट एक बार बताओ, स्पीड ओके है, ओके है ना। हाय, देखिएगा, शी टीचीज अस इंग्लिश। अब देखिए, शी टीचीज अस इंग्लिश। आप ग्रुप डी में मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिनका भी अब 20 और 21 को पेपर है, ग्रुप डी में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो कंफर्म आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से 3 से 4 वीडियोस में करवा रखा है, यूट्यूब के ऊपर भी देख जाना, जरूर आया हुआ है, ठीक है। ओके, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट थे क्या, ऑफलाइन, वेरी गुड। अब देखिएगा, तो ग्रुप डी के अंदर हर बार जो क्वेश्चन आया हुआ है, स्पीड कम करूंगी, मुझे पता नहीं अंदर से लगा यार स्पीड ज्यादा हो गई मेरे को भी लगा कम, अब डाउन आएगी, डोंट वरी, ध्यान से सुनेगा। हाँ रे विशाल, राम राम, तेरी स्पेशल वाली बस।
एक कमेंट को रिपीट मत किया करो, मैं सबको देख लेती हूँ। मैं एक एक बच्चे को ऐसे नमस्ते राम राम नमस्ते राम राम करने लग जाऊंगी ना, तो फिर क्लास में यही चलता रहेगा। सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, ठीक है ना, सबको जो भी तुम्हारी फीलिंग है सब कुछ, ठीक है। अब चले आगे। हाँ, अब सुनो मेरी बात। तो ग्रुप डी में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आए हुए हैं ना, या तो वो टू ऑब्जेक्ट वाले आए हुए हैं, ठीक है, या तो वो टू ऑब्जेक्ट वाले आए हुए हैं, या वो इंटेरोगेटिव आए हुए हैं। दो ही टाइप के मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखे हैं ग्रुप डी के, जितने भी PYQs करवाए हैं। कुछ ज्यादा ही सॉरी, कुछ ज्यादा ही स्पीड हो रही है भाई। हाँ चलो, अब देखिएगा, ये आपको पता है टू ऑब्जेक्ट वाला है। बहुत बार मैंने तुम्हें टू ऑब्जेक्ट वाला सिखा रखा है, फटाफट बना दो। टू ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, दो तरीके से बनेगा, या तो अस वाले तरीके से बनेगा या इंग्लिश वाले तरीके से बनेगा। तो दोनों तरीके से बनाना है आपका काम, ठीक है। देखिएगा, शी टीचेस अस इंग्लिश, तो अस को हम क्या लिखेंगे, वी। फिर आपको पता है भाई वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो वी के साथ क्या आएगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय निशा। हर की जगह निशा मैम लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ, अगला कैसे बनेगा, इंग्लिश। अगला कैसे बनेगा, इंग्लिश इज टॉट। और आपको पता है जब ये वाला लाना हो तो इससे पहले हम टू लगाते हैं। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, ठीक है। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय निशा, या इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, सीधी सी बात है। तो दोनों तरीके में से आपको चेक कर लो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही गिवन है। तो आपको एक शॉर्टकट ये भी है, आपको पता होगा। देखो, सबसे पहला शॉर्टकट आपको एग्जाम में करने के लिए कि यहां पर क्या है, टीचीज है। टीचीज क्या है भाई, V1 है, ठीक है। टीचीज क्या है, V1 है। तो आपको पता है जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो तो टेंस तो चेंज होता ही नहीं है, तो मतलब प्रेजेंट ही टेंस मिलना चाहिए आपके आंसर में। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इसको काट दो, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इसको काट दो, आपका क्वेश्चन पेपर और आसान हो जाएगा। तो इंग्लिश इज, ये बीइंग क्यों लगा दिया भाई, बीइंग तो तब लगता है जब कॉन्टिन्यूस टेंस होता। देखो कितने इजी तरीके से आप क्वेश्चन को फटाफट से ठीक कराओगे, मतलब जो भी वॉइस का क्वेश्चन आएगा पेपर में बहुत इजीली। तो आंसर रहेगा यहाँ पर सी, ठीक है, आंसर रहेगा यहाँ पर सी। चलो नेक्स्ट में मेरा नाम आ ही गया, मुझे अपने नाम से बड़ा प्रेम है। देखो आ गया मेरा नाम। निशा सेड टू स्वाति, विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। अब ये है नरेशन। अब देखो नरेशन भी आपको करने बता रखे हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टकट पे चलते हैं। आपको ये पता है, सेंटेंस भी सिखाऊंगी करना, लेकिन पहले मैं तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट से बता रही हूँ बिल्कुल। हाँ, अब निशा सेड टू स्वाति, पहली बात तो ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में। तो आस्क्ड चेक कर लो किस में, इसमें टोल्ड है ना, इस भाई को काट दो, इस ऑप्शन को यहीं की यहीं काट दो। यहां पर आस्क्ड है, निशा क्वेश्चन टू स्वाति आस्क्ड, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन होगा, या तो बी होगा और या डी होगा। अब दूसरा ऑप्शन आप कैसे चेक करेंगे भाई, ये विल है, तो आपको पता है नरेशन के अंदर टेंस चेंज होता है, तो विल का क्या बनेगा भाई, वुड बनेगा। विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा। तो निशा आस्क्ड स्वाति, वुड किस में है, इसी सेंटेंस में है। देखो चौथे वाले में तो विल का विल है। अब देखो कितने शॉर्टकट में मैंने तुम्हें 1 सेकंड में नरेशन करना बता दिया है, ठीक है। वैसे तो कॉन्सेप्ट से करोगे, लेकिन पेपर में आप इस तरीके से, किसी को आता है तो हमेशा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, लेकिन किसी को नहीं आता है तो मैंने तुम्हें रामबाण हथियार बता दिए हैं। सबसे पहले आप टेंस को चेक करेंगे। जब आप नरेशन करते हो तो टेंस हमेशा चेंज होता है। 2 कंडीशंस पे टेंस चेंज नहीं होता, जब आपका रिपोर्टेड वर्ब या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, देन योर टेंस नेवर बी चेंज, मेक श्योर इन योर माइंड, है ना। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सल ट्रुथ जब आ जाती है तो चेंज नहीं आता। फिर नाउ का देन में चेंज होगा, एक ही ऑप्शन में नाउ का देन है। देखो आंसर बी बिल्कुल फिट हो गया, लेकिन हम तो क्वेश्चन को समझ के भी करेंगे आंसर। तो कैसे बदलेंगे, निशा, हाँ, निशा आस्क्ड स्वाति इफ यू। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो पीछे आती है क्योंकि नरेशन हमेशा सिंपल में हो जाता है। तो यू किस में बदलेगा, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या था, स्वाति, तो क्या लग गया, शी हेल्प्ड, ओ क्या वुड, सॉरी वुड आएगा, शी वुड। तो वुड तो V1 है, मतलब वुड क्या है, वर्ब की फर्स्ट मतलब वो मॉडल्स है,
और मोडाल्स के बाद क्या है भाई, मोडाल्स के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ध्यान रखना, हेल्प्ड मत कर देना इसको, कहीं वुड के बाद हेल्प्ड कर दो, वुड एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो शी वुड हेल्प मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, निशा, तो शी इन क्या था, मी इन माई का हर प्रोजेक्ट जस्ट देन, बस हो गया ठीक। तो निशा आस्क्ड स्वाति इफ शी वुड हेल्प हर इन हर प्रोजेक्ट जस्ट देन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी आप करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है कि आपको कैसे डील करना है, ठीक है। क्या बात, क्लास चल नहीं रही क्या? चले नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, नो एरर। ये क्या कह रहा है भाई, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, फटाफट बता दो, इस क्वेश्चन को तुम गलत नहीं कर सकते हो। मैंने तुम लोगों को कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। कंडीशनल सेंटेंस 3 ही रूल्स को फॉलो कर रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे में फ्यूचर आ जाता है, कंडीशनल सेंटेंस में यदि पास्ट टेंस है तो दूसरे में वुड प्लस V1 आ जाता है, और कंडीशनल सेंटेंस में यदि वुड हैव है मतलब हैव प्लस V3 है मतलब परफेक्ट टेंस है, तो जो सेकंड वाला फिलअप आपको मिलने वाला है वहां वुड हैव प्लस V3 आ जाता है, वहां वुड हैव प्लस V3 आ जाता है, ठीक है। तो अब फटाफट बता दो भाई इसमें क्या है। तो क्या बात, आज मेरी स्पीड तेज क्यों हो रखी है, रियली सॉरी भाई। क्लास भाग रही है, इतनी भी तेज नहीं है। मैं पता क्या सोच रही हूँ, आज है ना लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, आज बारिश आ रखी है ना, तो लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ यार कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो जाए, तो मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ कम समय में। देखो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है, तो इसलिए शायद स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट डाउन करती हूँ खुद को। पता नहीं आज एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा आ रहा है क्योंकि 2 दिन के बाद तुमसे मिल रही हूँ ना क्लास में, मंडे को, सैटरडे संडे के बाद, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मंडे को आना। भाई हाँ बच्चे वेट कर रहे होंगे, पढ़ा दो। देखो इफ यू हैड, तो हैड प्लस V3 है, तो इधर वाले सेंटेंस में आपको पता है वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो यस राहिला से ऊपर भी 1-2 ने सही आंसर दिया है, तो वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए, वुड हैव हेल्प्ड आना चाहिए, तो इसका मतलब ये एरर है। तो सी में क्या है भाई, एरर है, ठीक है, सी में क्या है, एरर है, यस वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है डोंट लॉइटर द कॉरिडोर। डोंट लॉइटर द कॉरिडोर, इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना। जैसे आप अपने स्कूल्स में भटकते थे ना, अब पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल को माप के आ जाते थे, ठीक है, पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल को आप क्या करते थे भाई, माप के आ जाते थे, पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल को माप के आना, तो ये इसको बोलते हैं डोंट लॉइटर अराउंड, मतलब इधर उधर मत भटको भाई, टिक के बैठ जाओ, टिक के पढ़ लो, सारे दिन सोशल मीडिया पे टाइम मत वेस्ट करो, 1-2 महीने पढ़ने के पढ़ लो, बाद में जितना मर्जी देखते रहना सारे दिन, ठीक है। दिन में फिक्स टाइम करो, आधा घंटा देखना है, 15 मिनट देखना है, 20 मिनट देखना है, बस आधा घंटा देखना। उसके अलावा आप एक ही क्लास को उधर भी देख रहे हो, 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 काहे इतना टाइम वेस्ट करना है, सिलेक्टेड देखा करो, ठीक है। हाँ डोंट लॉइटर अराउंड द, तो यहां पर आंसर आएगा 1, यस। नेक्स्ट आपको बताना है मेलिफ्लुअसिस का मतलब क्या है, ठीक है। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज मेलिफ्लुअसिस। मेलिफ्लुअसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेलोडियस, मतलब एकदम शानदार, बढ़िया वाला, मतलब बढ़िया म्यूजिक जिसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेलिफ्लुअसिस, ठीक है। तो शिवर तो कांपना होता है, इमोरल तो अनैतिकता टाइप का होता है, फ्रैंक एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, एंड डलसेट का मतलब भी होता है समथिंग लाइक मेलिशियस, ठीक है। तो डलसेट एंड मेलिशियस इज द सेम वर्ड, तो इनका क्या है, सेम वर्ड होगा, ठीक है, सेम वर्ड होगा यहाँ पर। तो आंसर यहाँ आपका रहने वाला है डी, ठीक है, आंसर रहने वाला है आपका डी। नेक्स्ट है एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। फटाफट बता दो, बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है ये अपना। बर्ड्स को कहां पर कीप करके रखा जाता है, आपको पता है बर्ड्स को कहां पर कीप करके रखा जाता है, अवायरी में, स्टेबल में, अपायरी में या सेंचुरी में। तो आपको पता है भाई
याद करना बहुत आसान है, बर्ड्स, पक्षी हमेशा तारों पर बैठे रहते हैं। पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? मैं हमेशा ये सोचती हूँ, किसी को पता हो तो बताना कि पक्षी हमेशा तारों के ऊपर रहते हैं, उनको करंट क्यों नहीं लगता है ना? तो वायर ऐसे याद करना, वायर मतलब तार, तो अवायरी, ठीक है। तो अवायरी पक्षियों के रहने का स्थान होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपायरी, अपायरी ये बीज के रहने का स्थान होता है, मधुमक्खी काटे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो बीज के रहने का स्थान होता है ये। सेंचुरी आपको पता ही है, कोई वन्य जीव टाइप के अभ्यारण्य होते हैं जिसके अंदर रिजर्व रखे जाते हैं, तो सेंचुरी होता है। स्टेबल, यू ऑल नो वेल, घोड़ों का जो प्लेस होता है उसको हम स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है, select the most appropriate meaning of the given idiom, give someone the cold shoulder। जहां पर भी आपको इस तरीके का वर्ड आ जाए, कोल्ड शोल्डर, हाँ, रचना सही टाइम पे जग गई है, टेंशन ना ले। जहां पर भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, वायर पे करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि अर्थ का कनेक्शन नहीं बना होता है ना, तो शायद अर्थ की कनेक्टिविटी के साथ ही वायर में करंट आता, कुछ ऐसा लॉजिक होता होगा, पता नहीं। चलो अब देखिए, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो जहां पर भी कोल्ड शोल्डर आता है, जहां पर भी कोल्ड शोल्डर आता है तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर हमेशा क्या होता है, मतलब किसी को फॉर्मेलिटी वाला, मतलब निर्दयता वाला, कुछ मतलब इग्नोरेंस वाला टाइप में आता है, ठीक है। तो इग्नोर समवन, ठीक है, तो आंसर रहेगा भाई इग्नोर समवन, ठीक है। हाँ, तो इग्नोर समवन आएगा। ये EMRS का जिसने भी कमेंट किया था, अफ्रीकन राइटिंग मैंने डाली हुई है, बाकी मैं चेक कर दूंगी, एशियन वाला पॉइंट और डालना है, इस वीकेंड पे जरूर कंप्लीट करवा दूंगी, मतलब कर दूंगी नोट करवा दूंगी। नेक्स्ट है, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये क्या होता है भाई, आप अपना पहिया चला रहे हो मजे से, और एक बंदा आके बीच के अंदर उसके अंदर डंडी घुसा रहा है, ताड़ी में बार बार आपकी डंडी को मार रहा है, तो क्या बोलते हैं, यार क्यों फालतू में तू मेरे पीछे पड़ रहा है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब टू बी एडवांटेजेस ऑफ टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, टू मेंटेन द सर्कमस्टांसेस, ब्लेम अदर पार्टी, टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। अब कोई बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा आके भाई उसका पहिया चल रहा है, उसके अंदर तुम क्यों अपने तार घुसा रहे हो बीच में फालतू में, जो मेहनत करे आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, तो किसी के बीच रास्ते में टांग अड़ाना, जिसको हरियाणवी में बोलते हैं, यार क्यों टांग अड़ा रहा है, तेरा क्या ही काम है, ठीक है, तो वो टांग अड़ाना वाला टाइप हो गया, ये समझ लो, ठीक है। हाँ, तो आंसर यहां पर रहेगा आपका डी, आंसर यहां पर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रैकेट में गिवन शब्द है, उसको आपको इंप्रूव करना है। शी इज द बेस्ट एंड वाइसेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, वाइसेस्ट गर्ल है, बेस्ट गर्ल है, तो आपको पता है पूरी क्लास में है, 3 डिग्रीज होती है ना, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक आपकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, और एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। अब देखो, शी इज द बेस्ट एंड द वाइसेस्ट, तो वो बेस्ट भी है और वो बुद्धिमान भी है, तो पूरी क्लास में है, पूरी क्लास में है, तो डेफिनेटली यहां पर कौन सी डिग्री इस्तेमाल होगी भाई, सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, तो सुपरलेटिव ही डिग्री यूज हुई है, तो देयर इज नो नीड टू एनी करेक्शन, तो यहां पर हमें किसी करेक्शन की जरूरत है ही नहीं है, तो आंसर आएगा नो इंप्रूवमेंट, किसी भी इंप्रूवमेंट की आपको नीड यहां पर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वन वर्ड विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एंड एक्टिव, आपको यहां पर सेंटेंस को चेंज करना है, मतलब बताना है। अब देखिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, तो भाई मुझे गाइड करो, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, तो आपको पता ही है। हाँ देखो, आपको ये डाउट हो रहा होगा, मैं ध्यान से बताती हूँ, यहां पर दा नहीं लगाएंगे दोबारा, ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं ना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, लेकिन आपको पता है कि ये पूरा एट द होल एक इसी लड़की के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए 2 टाइम दा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज गाइड मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ये तो सबको ही पता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है,
In the following question, a sentence has been given in active voice. Out of the four alternatives suggested, write answer. तो राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बताओ, खूब अच्छे से सिखाए हुए हैं ये बनाने. इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट आ जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मोहिनी आपका क्वेश्चन क्या है? कुछ बच्चों का क्वेश्चन तो मुझे दिखता ही नहीं है क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने में होता है. बस उनका यही डायलॉग दिखता है, मैम मेरा ही रिप्लाई नहीं करते, जैसे कि मैम को तुमसे ही प्रॉब्लम हो. तो मैंने ऐसे मत लिखा करो कि मैम मेरा ही रिप्लाई नहीं करते. क्यों भाई, मुझे मतलब किसी से क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं. मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मेरे लिए आप सारे स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसे हो. तुम मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ऑफलाइन तो हो नहीं कि मुझे तुम्हारी शक्लें दिख रही हैं कि इसकी शक्ल पे 12 बजे, इसकी शक्ल पे प्यार आ रहा है, इसकी शक्ल पे हंसी है. मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, बस यहाँ तुम्हारे कमेंट में तुम्हारी शक्लें दिखती हैं. वो कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि बच्चा कितना एक्टिव है और कितना नहीं है. तो है ना, तुम कभी ये मत लिखा करो कि मेरा ही रिप्लाई नहीं करते. मुझे ना बड़ी अजीब लगती है ये बात, क्योंकि मैं ना इक्वेलिटी पे काम करती हूँ. मेरे लिए आप सभी बराबर हो, मतलब मैं सभी को बराबर प्यार करती हूँ. अब मुझे ये कमेंट में ये नहीं है कि ये मेरा प्रिय है और ये मेरा दुश्मन है, ठीक है? मेरे लिए आप सभी बराबर हो, सभी को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस देती हूँ. सीन क्या होता है कि मेरी एक लाइफ का वसूल है, कुछ भी कह लो. संडे को मैं आती हूँ ना तुमसे बातें करना, इस टाइम मुझे ये लगता है यार, पता क्या, आप है ना समझते नहीं हो. 2 प्रकार की क्लास होती है. एक क्लास कैसी होती है, 1 घंटा आपका बीत जाएगा, आप 1 घंटे के बाद क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपके 10 से 11 क्वेश्चन हुए होंगे. फालतू हो क्या तुम, या फालतू है तुम्हारा टाइम जो आप ऐसे वेस्ट करोगे, ठीक है? एग्जाम सिर पे हैं. मैं यहाँ पर जब आके खड़ी होती हूँ ना, यकीन मानो इस टाइम मतलब मैं थक जाती हूँ पूरे दिन से. मैं जब यहाँ पर आकर खड़ी होती हूँ ना, तो मेरा एक ही मकसद होता है, कम टाइम में ज्यादा चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा के जाऊं. क्योंकि मुझे लगता है जब एक टीचर हाथ में मार्कर ले लेता और ये पोडियम कह दो, यहाँ आकर बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता ना, तो उसका मकसद होता है कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करना. हंसी मजाक, जोक, चुटकुले, बातें मुझे भी करनी आती है. दिस इज ऑल ऑन द जस्ट फॉर वायरल वायरल वायरल. मुझे ऐसा वायरल नहीं होना. भगवान ने चाहा तो मैं किसी दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन से वायरल होंगी. भगवान कभी चाहेगा तो ठीक है, नहीं चाहेगा तो ठीक है. तो भाई मैं आके कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. तो प्लीज ऐसे मत लिखा करो कि मेरा रिप्लाई नहीं करती. मेरे लिए तुम सब बराबर हो. जिसका क्वेश्चन मुझे लगेगा ऑथेंटिक है, बढ़िया है, मैं रिप्लाई करूंगी. नहीं तो आप सोच के देखो, मैं यहाँ आ गई, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ती रहो, प्रैक्टिस सेट आएगा, हाँ आएगा, रॉक स्टार मैडम थैंक यू. तुम खुद देखो तुम्हें कितना अजीब लगे, यार मैडम पागल है क्या, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है. तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं एक एक के कमेंट नहीं लेती हूँ. समझा करो आप, ठीक है ना? आप हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो. मैं सोने से पहले मेरा रूटीन है, क्लास खत्म करके मैं आधा 1 घंटा अपने सारे कमेंट चेक करके सोती हूँ. तो वहां पर आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है ना? बट यहां पर मैं वही रिप्लाई करूंगी जो इस क्वेश्चन का उत्तर पूछ रहा है. इस क्वेश्चन के उत्तर में किसी को डाउट है, कुछ खास बातें जो पूछ रहे हो, वो मैं लास्ट में रिप्लाई करके जाऊंगी, ठीक है? चलो 51 का आंसर क्या पूछ रही है? 51 का आंसर तो अभी आएगा ना, दे रही हूं. हाँ, तो वाई डू यू वेस्ट मनी की जगह टाइम कर लो, है? वाई डू यू वेस्ट योर टाइम. अब यहां पर देखिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो बच्चे फंस जाते हैं कि क्या करूं मैडम, मैं तो फंस गया यार, ये कि क्या आ गया, ये आगे वाई लगा दिया, आगे डू लगा दिया. कुछ नहीं फंसना तुम्हें, ध्यान से, हाँ तुम्हें ध्यान से समझना है, कुछ नहीं फंसना आपको. आपको जब भी WH शब्द आए, जब भी WH शब्द आए तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसको उठा के ऐसे कैसे कर देना है, टन 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 टन. बस WH शब्द यदि आगे आ जाता है तो उसको ऐसे का ऐसा, मैं 2 दिन बातें करूंगी, तीसरे दिन तुम कहोगे यार ये मैडम तो बातें ही मारती रहती है, पढ़ाती तो है नहीं, छोड़ना क्या करना इससे बढ़ गए. रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. तुम भी बच्चे छोड़ के बैठे हो, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं. देखो वाई वाई वाई, तो WH फैमिली जब यहां पर आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप WH फैमिली को एज इट इज रख दोगे, ठीक है? अब आगे समझते हैं. मान लो आपको ये डू भी कंफ्यूज कर रहा है कि मैडम मुझे तो डू भी परेशान कर रहा है, मैं इसको क्या करूं. तुम इसको कुएं में गिर दो, छोड़ दो इसको. तुम्हें सोचो ये है ही नहीं. तुम यहां से सेंटेंस को शुरू करो. यू वेस्ट मनी, सबको बनाना आता है. यहां से सेंटेंस सबको बनाना आता है ना, यहां पर सेंटेंस सबको बनाना आता है. मनी इज वेस्टेड बाय यू. ये सेंटेंस तो हर बच्चे को बनाना आता है ना, इतना सेंटेंस तो हर बच्चे को बनाना आता है. लेकिन आपको पता है ये इंटेरोगेटिव था
और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहता है कि यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव आएगा, ठीक है। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव की, तो आपको पता है भाई हेल्पिंग वर्ब फिर हम आगे लगाएंगे, तो वाई तो एज इट इज रखना है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंटरोगेशन में, ये यहां ना लग के ये क्या लग जाती है भाई, आगे लग जाती है, यहां ना लग के क्या लग जाती है, आगे लग जाती है। तो आंसर क्या आया, वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, ठीक है। वाई इज मनी, अब दोबारा करने का तरीका सीख लो। आपने देखा कि भाई ये तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो आंसर में भी प्रेजेंट टेंस होगा। ये भाई बीन क्या कर रहा है यहां पर, हटा दो इसको, ये बीन क्या कर रहा है, हटा दो इसको। नन ऑफ दीज क्या कर रहा है, वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, आंसर हो गया 3। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं। अब भी तुम वॉइस गलत करके आओगे ग्रुप डी में तो फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ने का, है, गलत मत कराना एक भी। हाँ, एमए के साथ बिल्कुल बीएड होनी चाहिए। हाँ, ये एक ऑथेंटिक क्वेश्चन था, मैंने रिप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून इन एशिया। चिल्का झील है वो एशिया में सबसे बड़ा मतलब एक लेगून है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। और कोई यहां पर एरर नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर एरर होता तो सिर्फ पता है क्या एरर होता कि ये पूरे एशिया में है, तो एरर होता ना, पेपर वाला ये एरर डालता, यहां पर लार्ज लिख देता, लार्जर लिख देता, बट ये पूरे इंडिया की है तो लार्जेस्ट ही आएगा, ठीक है। अकेला एक बंदे की खुद से कंपेयर हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री है, 2 से कंपेयर हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, 2 से कंपेयर हो रहा हो तो सॉरी कंपेरेटिव डिग्री होती है, लार्जर हो जाता। बट पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली लार्जेस्ट यहां पर आंसर रहने वाला है, तो आंसर बिल्कुल क्वाइट ओके है। अगला देखिएगा, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। तो यहां पर आपको आंसर बताना है, यहां पर आपको क्या बताना है भाई, आंसर बताना है, ठीक है। हाँ, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता, तो मेरी सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, ठीक है। सिस्टर इन लॉज हु हैव लिव इन कोलकाता, तो यदि यहां पर इसने इन लॉज लिख दिया तो फिर यहां पर हैव लगाना था, हैज लगाना था, या यहां पर सिस्टर इन लॉज नहीं होता, वैसे सिस्टर इन लॉ होता है, माई सिस्टर इन लॉ। प्लूरल लगाते तो सिस्टर्स इन लॉ लगाते, ठीक है। हाँ, तो यहां पर सिस्टर्स इन लॉ हो सकता था, ये ही लॉज नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर लॉज नहीं आएगा, सिस्टर इन लॉ होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, द एम्प्लॉय डिडंट डैश आर्ग्यूमेंट टू द मैनेजर। तो एम्प्लॉयड जो है आर्ग्यू कर रहे हैं मैनेजर से, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपने मैनेजर की आर्ग्यू को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो कंसीड यूज होता है, ठीक है। तो जो वर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है भाई, कंसीड वर्ड जो है यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या होता है भाई, कंसीड वर्ड जो है यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, all employee of the national sugar factory differ from their boss on the medical pension policy। आज ही मैंने क्वेश्चन करवाया था ऐप पर, बिल्कुल आज ही। यदि कोई ऐप का स्टूडेंट देख रहा हो तो इसका आंसर कर दो, देखूंगी तुम्हें कितना याद है। आज ही मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था तुम्हें प्रेपोजिशन में, डिफर फ्रॉम और डिफर विद, क्या आएगा इसके अंदर? कोई देख रहा है तो बताओ फटाफट। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री में देखना चाहती हूँ तुम्हें कितना याद है। हाँ, एक मिनट, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स, सॉरी भाई, हु लिव्स इन कोलकाता। माई सिस्टर इन लॉज मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज, लीव्स, लीव्स नहीं होती। यदि यहां पर आपका प्लूरल है नाउन तो यहां पर सिंगुलर आएगा, लीव आएगा, सॉरी इसके अंदर बी सही रहेगा उत्तर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा भाई, बी सही रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से तो सही बताओ, नहीं पूरे क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, मैं आपको बताती हूँ। मैं इस क्वेश्चन में ना 3 गलतियां छाटती हूँ आपको अभी की अभी। देखो, सबसे पहले तो पहली गलती क्या है मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही गलतियां हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। माई सिस्टर इन लॉज, पहली बात तो इन लॉज नहीं होता, माई सिस्टर इन लॉ होता है, ठीक है। माई सिस्टर इन लॉ होता है। प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है। तो पहला तो मुझे यही एरर नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको पता है, दूसरा एरर क्या है, आपको एक चीज पता होगी, जब भी कभी नाउन के साथ एस और एस लग जाता है, जब भी कभी नाउन के साथ
एस और ईएस लग जाता है तो वो नाउन हमेशा प्लूरल बन जाता है, ठीक है, वो नाउन हमेशा क्या बन जाता है भाई, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर बन जाती है। मेक श्योर ये पॉइंट याद रहे, बहुत काम आएगा पेपर में। जैसे कोई नाउन है, टेबल है, तो टेबल्स के साथ किसी नाउन के साथ एस और ईएस लग जाता है, एस और ईएस नाउन के साथ लग जाता है, तो ध्यान से सुनेंगे, एस और ईएस नाउन के साथ लग जाता है तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन वर्ब है गो और इसके साथ एस और ईएस लग गया तो वर्ब हमेशा एस और ईएस लग के सिंगुलर बनती है। तो यहां से तुम्हें एक शॉर्टकट समझ आया, कभी भी एस और ईएस है तो ये तो प्लूरल होता है ना नाउन, तो प्लूरल के साथ कभी भी एस और ईएस वाली वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि एस ईएस जिस नाउन के पीछे लगा हो वो प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही होगी, सिंगुलर नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी यहां पर गलती है, सही बताऊं तो इसमें ये भी गलती है। अब मान ले लीव्स है तो लीव्स उसने किसके हिसाब से डाला है, सिंगुलर के हिसाब से डाला है, सिंगुलर के हिसाब से डाला है तो यहां पर एस नहीं होना चाहिए, यहां पर एस तो वैसे ही गलत है, सिस्टर्स होता है, सिस्टर्स इन लॉ, इन लॉज तो वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट फिर ये भी गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में ही मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों में ही मिस्टेक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, किसी एक में मिस्टेक होती। तो देखो हम फिर फाइंड आउट करेंगे, मान ले हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां से एस हटा देंगे, बात तो बराबर ही है, यहां पर एस लगा देंगे तो यहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो कोई भी एरर, मतलब ये जस्टिफाई नहीं है आंसर, मतलब ए एंड बी बोथ पे जा रहा है तो जस्टिफाइड नहीं कह सकते आप इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट। हाँ, अब ये आपको पता डिफर फ्रॉम नहीं होता, जब आपकी ओपिनियन किसी से नहीं मिल रही है, हाँ, जब आपकी ओपिनियन, तो वैसे बी के साथ चले जाओ, लाइव इज ओके, ठीक है, जब आपकी ओपिनियन किसी के सामने लिव इज ओके, ठीक है, तो वैसे बी मान लो इसका आंसर, बी। बट मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, जस्टिफिकेशन नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। देखो, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम नहीं आता है, हमेशा डिफर विद आता है। जब आपकी ओपिनियन किसी दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है तो डिफर विद आता है, यस। तो क्या आता है भाई, डिफर विद आता है, डिफर फ्रॉम नहीं आता है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। तो डिफर विद है, यस, सबका आंसर सही है लगभग, तो डिफर विद आएगा। 51 का क्वेश्चन कौन सा था वो बताओ आप एक बार, एमडी मुझे बार बार पूछ रहे हो। नेक्स्ट है, डू यू स्पेंड सो मच मनी, इसको तो बना दो, मैंने अभी अभी तुम्हें सिखा दिया है, मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव आए तो कैसे बनाओगे। डू यू स्पेंड सो मच मनी, तो ये यहां पर देखो वाई यहां पर रह गया बेचारा, तो वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, ये ऐसे ही है सेंटेंस, फटाफट बना दो। यस, फटाफट से बना दीजिए। फटाफट बनाओ, इसको तो आप खुद बना सकते हो, वाई का वाई ही रहेगा। अब वाई डू यू स्पेंड, आपका टेंस कौन सा है, सबसे पहले तो यही देख लो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन ऑप्शन में काट दो जिसमें प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पहले में नहीं है, पहले को काट दो, थर्ड में नहीं है, थर्ड को काट दो। देखो कितना आसान हो गया, आपके पास 100% आंसर थे, एक ही पॉइंट से आपके आंसर 50% पे हो गए, ठीक है, एक ही पॉइंट से आपके आंसर 50% पे हो गए। वाई इज सो मच मनी बीइंग स्पेंड, अब भाई प्रेजेंट टेंस है तो बीइंग क्यों ही आएगा, देखो मैंने इस क्वेश्चन को छेड़ा भी नहीं है, फिर भी आपको आंसर कर दिया ऑप्शन सही, ठीक है, फिर भी आपका क्या है, आंसर कर दिया। वाई सो मच मनी स्पेंड बाय यू, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी, वाई सो मच मनी स्पेंड बाय यू इज हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे रह जाएगी, वाई सो मच मनी स्पेंट बाय यू, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ही सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, नरेशन बनाना है। अब इसको भी करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वैसे वीडियो तुम पसंद तो करते नहीं, मैं अपने वैसे गला दुखा लेती हूँ बोल बोल के, है ना, और अब तक तुम बहुत ही कम लाइव आते हो, पता नहीं तुम्हें पढ़ने पढ़ने का शौक है या नहीं है, पेपर सिर पे है।
वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों के साथ। अभी एक ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए मैंने। अब जिन जिन का भी ग्रुप डी है तो तुम दुनिया भर के ग्रुप्स में रहते होगे ना, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया बच्चों को मिल जाएगा। ये ग्रुप डी के ऑफिशियल क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको करवाए हैं। हाँ, अब देखो, ही सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। बिल्कुल शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले आपने टेंस पहचान लिया, विजिटेड है, टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। नरेशन में प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में ही बदलता है। प्रेजेंट का कोई भी टाइप है वो प्रेजेंट में ही बदलता है। प्रेजेंट का कोई भी टाइप है वो प्रेजेंट में ही बदलेगा। अब सीधी सी बात है, पास्ट है तो आपको पता है भाई पास्ट पास्ट में ही बदलता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। सिंपल पास्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो सिंपल पास्ट किस में बदला भाई, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब यहां पर हैड विजिटेड होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें कितना शॉर्टकट समझा दिया। आपके क्वेश्चन में हैड विजिटेड होना चाहिए। अब आप देख लो किस आंसर में हैड विजिटेड है, इसमें नहीं है, इस भाई को यहीं काट दो, आगे नहीं देखेंगे हम इसको। वी विजिटेड है, इसको यहीं काट दो। हैव विजिटेड है, इसको यहीं काट दो। देखो तुम एक पेपर में क्वेश्चन भी नहीं बनाना आया और तो भी तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक हो गया है। बट तुम्हें बनाना आना चाहिए क्योंकि तुम अचीवर्स एकेडमी के स्टूडेंट हो। तुम तीर के तुक्के नहीं लगाओगे, तुम्हें हर चीज आनी चाहिए, हर चीज, है ना। तो शी सैड दैट, तो शी सैड दैट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वी सैड दैट, वी किस में बदल गया, सब्जेक्ट में। तो वी सैड दैट, वी प्लूरल था तो दे आएगा, दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। बस बन गया। तुम्हें बनाना भी आना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। बहुत आज के लिए 10 बज गए हैं। आज के लिए काफी है। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो यहां पर बस। माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट एंड मैनेजर, बता दो दिया मैंने। डील्स विद नहीं होता, जब भी आप किसी चीज में बिजनेस में करते हैं तो डील्स इन होता है, ठीक है। डील्स इन होता है जब आप बिजनेस में डील करते हैं, तो डील इन्स होता है। डील विद जब होता है जब आप किसी, जैसे आप लेखक हो, आप अपनी राइटिंग में कर रहे हैं, आप अपनी पोइट्री में कर रहे हो, तो दैट इज डील विद, ठीक है। डील्स इन होता है जब आप किसी बिजनेस में, किसी कपड़े में व्यापार कर रहे हो, तो डील्स इन होता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस वाला था, कंडीशनल सेंटेंस वाला तो बहुत ही आसान था। उसके अंदर एक साइड क्या रखा हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। इधर हैड टोल्ड था, हैव टोल्ड मतलब हैव प्लस टोल्ड था इधर वाले सेंटेंस में। तो यहां उन्होंने क्या भरा हुआ था, उन्होंने विल हैव कुछ भरा हुआ था। लेकिन यदि आपका इधर परफेक्ट टेंस आ जाता है तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल कहता है इधर हम हैव वुड हैव प्लस V3 भरते हैं। तो वहां पर विल कुछ लिखा हुआ था तो वो एरर था, बस एरर बताना था। कंडीशनल सेंटेंस तो मैंने YT पे भी बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से करवा रखे हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो भाई 10 बज गए हैं, आज के लिए काफी है। बाकी कल और करवा दूंगी क्वेश्चन, ठीक है। कल और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है भाई, धीरे धीरे तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो चीजें गलत करनी अपने आप भूल जाओगे, है ना। सो गाइज, होप सो यू लाइक द क्लास। अब आप गिन लेना कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं मात्र 30 से 35 मिनट में। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन। कौन सा था 52 का क्वेश्चन? चेक कर लेती हूँ, मेरे को 1 मिनट। बावन का तो ये था, डैश द रेन स्टॉप्ड द कॉन्सर्ट हैड टू सस्पेंडेड। तो जब बारिश रुकेगी तो कॉन्सर्ट सस्पेंड, तो अनटिल, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तो अनटिल आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भाई, अनटिल आएगा, ठीक है। सो गाइज, इनफ फॉर द डे एंड होप सो यू लाइक द क्लास। और जबरदस्ती कुछ नहीं है भाई, अच्छी लग रही है क्लास तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि मैं, देखो मेरा एक नेचर है, जब मैं लाइव पढ़ाती हूँ तो मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती। रीजन इज दैट मैं उसी कमेंट पे ध्यान देती हूँ जो उस क्वेश्चन का हो या जिसमें तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ने का पूछा हो, मैं उसी कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, फालतू के कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करती हूँ, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ाते टाइम तो मेरा वसूल है, लेकिन पढ़ाने के बाद मेरी सबसे पहली आदत यही होती है कि मैं उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स को चेक करती हूँ कि स्टूडेंट को कैसी लगी है क्लास, ठीक है।
और बाकी तुम शेयर करो, वो तुम्हारा दिल करे तो करो ना, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। इस वीक हिंदी इंग्लिश रहेगी, तो इस वीक दबा के हिंदी इंग्लिश ज्वाइन कर लो, फिर सीधा हम साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और अक्टूबर तक मेरी कोशिश है कि मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट तुम्हें करवा दूं, और नवंबर के महीने में हम सिर्फ और सिर्फ PYQs करवाएंगे, ठीक है। नवंबर में हम सिर्फ एस्टेट के प्रीवियस पेपर करेंगे, उसमें चाहे साइकोलॉजी है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, कुछ भी है, मतलब तुम्हें हर एक प्रीवियस पेपर में करवा दूंगी। भाई लुकिंग टायर्ड, पूरा दिन हो गया सुबह 11 बजे से, अब मेरा हुलिया बिगड़ जाता है, शक्ल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है इस टाइम तक। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। कल पलवल भी करवाऊंगी, पलवल रेडी है, बस आज पता नहीं क्यों बोर्ड खाली नहीं हुआ शायद। हाँ चलो बाय बाय, पलवल डिस्ट्रिक्ट करेंगे कल सुबह 10:30 के अराउंड। थैंक यू सो मच मोहिनी, स्पेशल थैंक यू ग्रुप्स में